नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। पिछले वीडियो में हमने पादपों में पोषण नामक टॉपिक को डिटेल से देखा था। पादपों में पोषण, जिसके अंतर्गत हमने अलग अलग प्रकार के जो पोषक तत्व हैं उनकी पादपों के लिए क्या उपयोगिता है, इन सभी के विषय में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने पुष्प के विषय में डिटेल से अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत पुष्प की संरचना किस प्रकार से होती है और पुष्प में नर जननांग और मादा जननांग कौन कौन से होते हैं, इन सभी के विषय में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। पुष्प से संबंधित हमारा एक टॉपिक और रह जाता है, जिसे हम कहते हैं पोलिनेशन या परागण, जिसके अंतर्गत हम स्वपरागण और परपरागण इन दोनों को देखेंगे। और इसके अलावा इस वीडियो में हम जो फल टॉपिक हमारा वो देखेंगे और फलों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, यानी कितने प्रकार के फल होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं, इनके उदाहरण क्या क्या हैं, इन सभी के विषय में आज इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे। तो यह वीडियो नीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा हम बात करें तो रीट और अन्य जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परागण या पोलिनेशन। तो सर्वप्रथम हमें ये पता होना चाहिए कि परागण या पोलिनेशन होता क्या है। परागकणों का पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण कहलाता है, यानी कि परागकणों का पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। परागकण और वर्तिकाग्र क्या होते हैं ये मैंने पुष्प वाला जब टॉपिक पढ़ाया था उस समय अच्छे से समझाया था, और एक बार यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। जब हम पुष्प में नर जननांग की बात करते हैं तो वो नर जननांग इस प्रकार से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। इसका ऊपर वाला भाग कहलाता है परागकोश और नीचे वाला भाग कहलाता है पूतंतु, और इन दोनों को जोड़ने का कार्य जो मध्य में कार्य करता है वो होता है योजी, या जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो जो परागकोश होता है इसमें परागपुट पाए जाते हैं, कोष्ठक पाए जाते हैं। उन परागपुट में या परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है, और परागकण जो होता है इसमें क्या होते हैं, नर युग्मक उपस्थित होते हैं, नर युग्मक पाए जाते हैं। तो परागकणों का निर्माण कहाँ होता है, परागकोश में होता है, ये आपको ध्यान में रखना। दूसरा वर्तिकाग्र की बात करें तो जो हम अंडाशय की स्ट्रक्चर देखते हैं, जायांग की स्ट्रक्चर देखते हैं, तो उसमें नीचे वाला भाग तो अंडप कहलाता है, मध्य का भाग है वो कहलाता है वर्तिका, और ऊपर का जो चिपचिपा भाग होता है, जो थोड़ा सा छितरा हुआ भाग होता है, उसे कहते हैं वर्तिकाग्र। तो इन परागकणों का इस वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो क्रिया है वो परागण कहलाती है, पोलिनेशन कहलाती है। देखो यहाँ पर देख सकते हैं ये परागकण हो गए, ये जब इस वर्तिकाग्र पर आकर के पहुंचते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं परागण या पोलिनेशन। शायद आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि परागण पर कितने प्रकार का होता है। तो सामान्यतः हम बात करें तो परागण है वो 2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तो परागण जो परागण की क्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहला है स्वपरागण या सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा है परपरागण या क्रॉस पोलिनेशन। स्वपरागण की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, एक ही पुष्प जो होता है, पुष्प कैसा होता है जिसमें नर और मादा जननांग दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित हो, और इस पुष्प में क्या होता है, नर जननांग यानी कि जो परागकण होते हैं वो मादा जननांग का जो वर्तिकाग्र होता है उस वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को कहते हैं स्वपरागण। यानी कि पुष्प एक ही हो और एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों जननांग उपस्थित हो, तो एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर उसी पुष्प के परागकणों का पहुंचना क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। इस डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं कि जब एक ही पौधे पर स्थित नर और मादा के पुष्पों के मध्य जो परागण की क्रिया होती है उस क्रिया को हम स्वपरागण या सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं परपरागण। तो परपरागण में क्या होता है, कोई भी जो पादप होता है उसके ऊपर 2 अलग अलग पुष्प लगे होते हैं, एक तो नर और एक मादा, या अलग अलग पादप की भी हम बात कर सकते हैं, कोई भी अलग अलग पादप ले सकते हैं। जैसे मटर का हम पौधा ले लेते हैं, वो क्या होता है, द्विलिंगी होता है, इसमें स्वपरागण भी होता है, परपरागण भी होता है। तो उसमें क्या होते हैं, 2 पास पास में मटर के पौधे होते हैं, एक पहले वाला मटर का पौधा और दूसरे वाला। इस पुष्प के जो परागण होते हैं वो इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो ये क्रिया कहलाती है परपरागण, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉस पोलिनेशन। यानी कि इसके जो परागण होते हैं ये तो पहुँचते हैं इस पौधे पर, पुष्प पर,
और इसके परागण पहुंचते हैं इसके ऊपर। तो ये क्रॉस यानी कि अलग अलग जो पुष्प होते हैं उनमें जब परागण की क्रिया होती है तो उसे हम कहते हैं परपरागण। तो परपरागण की डेफिनेशन हो जाएगी कि जब नर और मादा जनांग अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं और उनके बीच परागण की क्रिया संपन्न हो तो उसे परपरागण कहते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस चित्र को अच्छे से आप देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाए कि अलग अलग पुष्प हैं और उनमें जब परागण की क्रिया होगी तो वो स्वपरागण। अगर एक ही पुष्प में यानी कि ये क्या है, यहाँ पर ये हो जाएंगे परागकण, और ये परागकण इसी वर्तिकाग्र पर अगर आ जाते हैं, पहुंचते हैं, तो ये क्रिया कहलाएगी स्वपरागण। तो ये दोनों टर्म आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। उदाहरण भी ध्यान में रखनी है कि स्वपरागण किस में पाया जाता है, गेहूं, सरसों, मूली, इनमें स्वपरागण की क्रिया होती है। जो द्विलिंगी पादप होते हैं सामान्यतः, जिनमें दोनों लिंग है वो एक ही पुष्प में पाए जाते हो, तो उनमें कैसा होगा, स्वपरागण होगा। मटर में दोनों ही पाए जाते हैं, स्वपरागण और परपरागण। तो गेहूं, सरसों, मूली ये स्वपरागण के उदाहरण हो गए। इसके बाद में परपरागण की हम बात करें तो परपरागण जो द्विलिंगी पादप होते हैं जैसे मटर में भी पाया जाता है। और इसके अलावा जो परागकण की क्रिया होती है, परागण की जो क्रिया होती है, पोलिनेशन की जो क्रिया होती है वो अलग अलग प्रकार से होती है। ये कीटों द्वारा हो सकती है और ये पानी के द्वारा भी हो सकती है, जो जलीय पादप होते हैं उनमें ये हवा, वायु द्वारा भी हो सकती है। तो ये अलग अलग प्रकार से परागण की क्रिया होती है। कुछ एनिमल्स के द्वारा होती है, जैसे हम सामान्यतः खेतों में देखते हैं तो वहाँ पर जो भ्रूण वगैरह जो पाए जाते हैं तो उनमें क्या, तो वो चिपक करके उस एनिमल्स के चिपक करके वो अन्य स्थानों पर पहुंच जाते हैं। तो ये भी परागण की क्रिया होती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मधुमक्खी है जो इसके ऊपर बैठी थी, यहाँ से परागकण इसके चिपक जाते हैं और फिर यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो परागण है वो अनेक प्रकार से होता है, जिसमें कुछ यहाँ पर दे रखी है, उनकी हम बात कर लेते हैं। जल के द्वारा होने वाले परागण को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जल के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली कहते हैं। वायु के द्वारा होने वाले परागण को एनिमोफिली कहते हैं। कीटों के द्वारा होने वाले परागण को एंटेमोफिली कहते हैं। जंतुओं के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं, जूफिली कहते हैं। और पक्षियों के द्वारा होने वाले परागण को ऑर्निथोफिली कहते हैं। ये टर्म आपको ध्यान में रखनी कि हाइड्रोफिली जल द्वारा परागण, एनिमोफिली वायु द्वारा परागण, एंटेमोफिली कीटों द्वारा परागण, जूफिली जंतुओं द्वारा परागण और ऑर्निथोफिली ये पक्षियों के द्वारा परागण की क्रिया होती है। तो ये आपका परागण वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अच्छे से देख लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है उसके बाद में फल का निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। निषेचन में क्या होता है, ये जब हम 12th क्लास की जो बुक की चैप्टर देखेंगे तो उस समय निषेचन की क्रिया को भी हम डिटेल से देखेंगे। नर युग्मक और मादा युग्मक ये दोनों आपस में संयोग करके युग्मनज बनाते हैं। ये हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। निषेचन की जब क्रिया होती है, युग्मनज बनने के बाद में क्या होता है, आगे भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण के बाद में फल जो है फल का निर्माण होता है। तो ये किस प्रकार से होता है फल का निर्माण वो हम बात कर लेते हैं। फल का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स। फल का निर्माण अंडाशय से होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फल का निर्माण किससे होता है। ये मैंने जब पुष्प वाला टॉपिक पढ़ाया था उसमें भी बताया था कि फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय से होता है। परिपक्व अंडाशय ही फल कहा जाता है। जब अंडाशय परिपक्व हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, तो उस समय उस अंडाशय को हम क्या कहते हैं, फल कहते हैं। परिपक्व अंडाशय की जो भित्ति है वो फल भित्ति कहलाती है। जब परिपक्व अंडाशय की जो भित्ति पाई जाती है चारों ओर उसे फल भित्ति कहते हैं या पेरिकार्प कहते हैं। यानी कि परिपक्व अंडाशय की जो भित्ति होती है, अंडाशय की जो भित्ति होती है वो भित्ति ही आगे जाकर के फल की भित्ति का निर्माण करती हैं। परिपक्व अंडाशय की भित्ति है यानी कि पेरिकार्प है, वो फल भित्ति का निर्माण है वो परिपक्व अंडाशय की भित्ति के द्वारा ही होता है। फल भित्ति मोटी या पतली हो सकती है, मोटी हो सकती है, पतली हो सकती है। मोटी फल भित्ति में प्राय 3 स्तर पाए जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोटी फल भित्ति में 3 स्तर पाए जाते हैं। बाहरी स्तर को हम क्या कहते हैं, बाह्य फल भित्ति या एपिकार्प कहते हैं, बाह्य फल भित्ति या एपिकार्प। मध्य स्तर को हम मध्य फल भित्ति या मीजोकार्प कहते हैं और सबसे अंदर वाले स्तर को हम अंतःफल भित्ति या एंडोकार्प कहते हैं। देखो यहाँ पर आम की जो स्ट्रक्चर है वो आम का जो फल है वो
वो यहाँ पर दिखाया गया है, जिसके अंदर देखो जो सबसे बाहर की ओर होती है वो एक्जोकार्प हो गया, फिर इसके अंदर की ओर मीजोकार्प हो गया, मध्य फलविती है, बाह्य फलविती, और सबसे अंदर की ओर जो पाई जाती है वो एंडोकार्प या अंतफलविती होगी, और मध्य में बीज पाया जाता है। तो सामान्यतः हम बात करें तो फल का निर्माण है वो अंडाशय से होता है, और फल भित्ति का निर्माण है वो परिपक्व अंडाशय की भित्ति से होता है। भित्ति जब मोटी होती है तो इसमें 3 स्तर पाए जाते हैं, बाहर वाला एपिकार्प यानी कि बाह्य फलविती, मध्य वाला मध्य फलविती या मीजोकार्प, और सबसे अंदर वाला होता है अंतफलविती या एंडोकार्प। और इसके बाद में हम बात करते हैं फलों के प्रकार। फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से, ये हमने देख लिया है। फल के प्रकार, फल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सत्य फल होता है, एक असत्य फल होता है। सत्य फल या ट्रू फ्रूट की हम बात करें, यदि फल के बनने में केवल अंडाशय ही भाग लेता है तो उसे सत्य फल कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सत्य फल किसे कहते हैं? जब फल के निर्माण में केवल अंडाशय ही भाग लेता है, यानी कि फल का निर्माण है केवल अंडाशय से फल का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं आम, जिसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखी है। तो सत्य फल, अंडाशय से निर्माण होने वाला जो फल है वो सत्य फल कहलाता है, ट्रू फ्रूट कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं असत्य फल, जिसे फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं, या कूट फल भी इन्हें कहा जाता है, असत्य फल या फॉल्स फ्रूट। कभी कभी अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, बाह्यदल इत्यादि भी फल बनाने में भाग लेते हैं, तो ऐसे फलों को असत्य फल या कूट फल कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कई बार क्या होता है, अंडाशय के अलावा पुष्प के जो अन्य भाग होते हैं जैसे पुष्पासन, बाह्यदल, ये भी क्या करते हैं? फल के निर्माण में भाग लेते हैं। तब इस प्रकार का जो फल बनता है उसे हम असत्य फल या कूट फल या फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ये किसमें पाया जाता है? जैसे सेब यानी कि एप्पल जो होता है उसमें पुष्पासन के द्वारा क्या किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। एप्पल या सेब में पुष्पासन है वो फल बनाता है, फल का निर्माण करता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके सेब की स्ट्रक्चर है। तो ये असत्य फल हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो सत्य असत्य फल हो गया कि अगर अंडाशय से फल का निर्माण होता है तो वो सत्य फल कहलाता है, और अंडाशय के अतिरिक्त अन्य जो पुष्प के भाग होते हैं उससे फल का निर्माण होता है तो वह असत्य फल या कूट फल कहलाता है। संपूर्ण फलों को हम सामान्यतः 3 भागों में विभाजित करते हैं। अब ये 3 भाग कौन कौन से होते हैं? पहला है सरस फल, दूसरा है पुंज फल या समूह फल, और तीसरा है संगठित फल। तो पहले हम बात करते हैं सरल फल की, जिसके उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं, सिंपल फ्रूट या सरल फल, जैसे अमरूद, केला, नारियल, सुपारी, खीरा, ककड़ी, लौकी, तरबूज, संतरा, मौसमी, नींबू, टमाटर, मिर्च, अंगूर, पपीता, सेब, नाशपाती, अनार आदि। ये सभी सरल फल होती हैं, और यहाँ पर इनके उदाहरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से सरल फल कौन सा है, जिसमें आगे पुंज फल कुछ नाम पुंज फल के दे देगा और उनमें एक आपको सरल फल का मिल जाएगा। तो यहाँ पर अच्छे से अगर इनको समझ लोगे तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नींबू की स्ट्रक्चर है, जो कि किस में आता है? सरल फल में आता है। सरल फल के बाद में दूसरा आता है पुंज फल या समूह फल, जिसे हम एग्रीगेट फ्रूट्स भी कहते हैं, और इसके उदाहरण दे रखे हैं शरीफा, रस भरी, मदार, चंपा, सदाबहार, कमल, स्ट्रॉबेरी। ये इसके उदाहरण हो गए। पुंज फल कौन से होते हैं? शरीफा, रसभरी, मदार, चंपा, सदाबहार, कमल, स्ट्रॉबेरी। ये सामान्यतः होते क्या आते हैं? फलों के समूह होते हैं, बहुत सारे फल वो समूह में पाए जाते हैं, तभी तो पुंज फल या समूह फल इन्हें कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ये चित्र दे रखा है स्ट्रॉबेरी का, तो स्ट्रॉबेरी बहुत सारे समूह में पाए जाते हैं, तो इनके उदाहरण भी आपको ध्यान में रखने, पुंज फल या समूह फल। नेक्स्ट आता है संगठित फल, तीसरे प्रकार का होता है कंपोजिट या संगठित फल। इसकी हम बात करें तो इसके उदाहरण हो जाएंगे सहतूत, कटहल, अनानास, बरगद, गुल्लर, अंजीर। ये सभी क्या होते हैं? संगठित फल होते हैं, और ये अच्छे से आपको ध्यान में रखने के संगठित फल के उदाहरण कौन से होते हैं? सहतूत है, कटहल है, अनानास है, बरगद है, गुल्लर, अंजीर। अब एक एक करके हम तीनों के विषय में हम बात करते हैं। पहला आता है सरल फल या सिंपल फ्रूट, जब किसी पुष्प के अंडाशय से केवल एक ही फल बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझना है।
जब अंडाशय से केवल एक ही फल बनता है, जब अंडाशय से केवल एक ही फल बनता है तो उसे हम कहते हैं सरल फल। और इसके उदाहरण हमने पीछे देखे हैं अभी, कौन कौन से होते हैं, अमरूद, नारियल, सुपारी, खीरा, ककड़ी, लौकी, तरबूज। यानी कि वे फल जो एकल रूप में पाए जाते हैं वो फल सरल फल कहलाते हैं। उनमें अंडाशय से केवल एक ही फल का निर्माण होता है, तो ऐसे फल सरल फल कहलाते हैं। और सरल फल एकल फल भी कहलाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि एकल रूप में उपस्थित होते हैं। सरल फल सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पुंज फल या समूह फल। पुंज फल या समूह फल, देखो इसके नाम से पता चल रहा है ये सामान्यतः समूह में पाए जाते हैं। तो जब एक ही बहुअंडपी पुष्प के युक्तांडपी अंडाशयों से अलग अलग फल बनते हैं परंतु समूह के रूप में रहे तो ऐसे फल को पुंज फल या समूह फल कहते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी, शरीफा, चंपा, मदार, ये इसके उदाहरण हो गए। यानी कि एक बहुअंडपी या युक्तांडपी कोई अंडाशय है, उस अंडाशय से अलग अलग फल बनते हैं, अलग अलग फल बनते हैं, लेकिन ये सभी फल अलग अलग जो बनते हैं ये समूह में उपस्थित होते हैं। और इस प्रकार के जो फल हैं वो क्या कहलाते हैं, पुंज फल या समूह फल कहलाते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी, शरीफा, चंपा, मदार, ये उसके उदाहरण हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो पुंज फल होते हैं ये सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है। पुंज फल वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है बेरी का पुंज फल, दूसरा अस्टिल का पुंज फल, तीसरा फोलिकल का पुंज फल और फोर्थ है एकीन का पुंज फल। तो पहला बेरी का पुंज फल की हम बात करें तो ये सामान्यतः शरीफा हम देख सकते हैं। ये वाला जो उदाहरण है इसमें बहुत सारे फल उपस्थित होते हैं जो कि समूह में उपस्थित होते हैं। बेरी का पुंज फल हो गया। इसके बाद में बात करते हैं अस्टिल का पुंज फल। तो अस्टिल का पुंज फल का जो उदाहरण है वो है रसभरी का, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारे जो फल होते हैं ये समूह के रूप में व्यवस्थित होते हैं। अस्टिल का पुंज फल का उदाहरण क्या हो जाएगा, रसभरी। फोलिकल का पुंज फल जैसे कि चंपा, मदार, सदाबहार आदि, इन सभी में क्या होता है, फोलिकल का पुंज फल पाया जाता है। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो चंपा का यहाँ पर चित्र दिखाया गया है कि जो चंपा का फूल होता है ये फोलिकल का पुंज फल होता है। फोलिकल के पुंज फल के उदाहरण क्या हो जाएंगे, चंपा, मदार, सदाबहार, ये इसके उदाहरण हो गए। नेक्स्ट है एकीन का पुंज फल जैसे कि कमल, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी हमने पीछे अभी देखा था। ये देखो ये वाला होता है स्ट्रॉबेरी। ये बहुत सारे समूह में उपस्थित होते हैं और तब इसे हम क्या कहते हैं, एकीन का पुंज फल कहा जाता है। तो एक बार फिर से, बेरी का पुंज फल का उदाहरण शरीफा, अस्टिल का पुंज फल रसभरी, फोलिकल का पुंज फल है चंपा, मदार, सदाबहार, एकीन का पुंज फल कमल, स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट आता है संगठित फल या कंपोजिट फ्रूट। जब एक संपूर्ण पुष्पक्रम के पुष्पों से पूर्ण फल बनता है तो उसे संगठित फल कहते हैं। यानी कि पूरा ही जो पुष्पक्रम होता है वो पूरा ही पुष्पक्रम फल का निर्माण कर लेता है तो उसे संगठित फल कहते हैं। एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं कि कोई भी पुष्प है और उस पुष्प के पुष्पक्रम की हम बात करते हैं और पूरा ही या संपूर्ण पुष्पक्रम है वो किसी पूर्ण फल का निर्माण करता है। कोई भी पुष्पक्रम है, एक पुष्पक्रम है और ये पूरा संपूर्ण पुष्पक्रम किसी फल का निर्माण कर लेता है तो उसे संगठित या कंपोजिट फ्रूट कहते हैं। इसके उदाहरण हैं अनानास, सैतूत, कटहल, बरगद, गुल्लर, अंजीर, ये सभी क्या होते हैं, संगठित फल होते हैं। अनानास, सैतूत, कटहल, बरगद, गुल्लर, अंजीर, ये उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो उदाहरण आप देख रहे हैं, जो चित्र देख रहे हैं, ये किसका उदाहरण है, ये अंजीर का उदाहरण है। तो किस प्रकार का फल है, ये संगठित फल है जिसमें बहुत सारे जो संपूर्ण पुष्पक्रम होता है वही किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। इसके बाद में हम बात करें तो संगठित फल होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आता है सोरोसिस और दूसरा है साइकोनस। सोरोसिस के उदाहरण की हम बात करें तो सैतूत, कटहल, अनानास। तो यहाँ पर जो चित्र आप देख सकते हैं ये कटहल का चित्र है जो कि इस एक प्रकार का सोरोसिस फल होता है। तो इसके उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं, सैतूत, कटहल, अनानास।
साइकोनस की हम बात करें तो इसमें बरगद, गुल्लर, अंजीर ये आते हैं साइकोनस में, जो कि आप यहाँ पे इसका चित्र देख सकते हैं। देखो यहाँ पर उदाहरण को एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ कि फल सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो सत्य फल और एक असत्य फल। सत्य फल में क्या होता है, जब एक अंडाशय से फल का निर्माण होता है तो वो सत्य फल कहलाता है, जैसे कि आम। असत्य फल में क्या होता है, अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के जो अन्य भाग होते हैं जैसे पुष्पासन, बाह्य दल, इनसे जो फल बनते हैं वो असत्य फल कहलाते हैं। और इसमें उदाहरण देखें तो सेब जो होता है, एप्पल जो होता है, उसमें पुष्पासन से फल का निर्माण होता है। इसके बाद में संपूर्ण फलों को हम तीन भागों में बांटते हैं, पहला सरल फल है, दूसरा पुंज फल है या समूह फल है और तीसरा संगठित फल है। सरल फल इसमें क्या होता है, केवल अंडाशय से केवल एक ही फल का निर्माण होता है, इन्हें हम एकल फल भी कहते हैं, जैसे कि अमरूद, केला, नारियल, सुपारी, खीरा, ककड़ी, लौकी, तरबूज, संतरा, मौसमी, नींबू, टमाटर, मिर्च, अंगूर, पपीता, सेब, नाशपाती, अनार, ये सभी क्या होते हैं, सरल फल होते हैं। दूसरा है पुंज फल या समूह फल। इसमें होता क्या है कि ये सामान्यतः जो अंडाशय हैं उनसे अलग अलग फल बनते हैं ये, लेकिन ये सभी फल एक समूह में उपस्थित होते हैं, तब इन्हें कहते हैं पुंज फल या समूह फल कहते हैं। जैसे उदाहरण है इसकी स्ट्रॉबेरी, शरीफा, चंपा, मदार। पुंज फल को हम सामान्यतः बात करें तो चार भागों में हम बांटते हैं। पहला है बेरी का पुंज फल, इसका उदाहरण है शरीफा। दूसरा है अस्टिल का पुंज फल, इसका उदाहरण है रसबरी। तीसरा फोलिकल का पुंज फल, इसके उदाहरण है चंपा, मदार, सदाबहार। और तीसरा एकिन का पुंज फल, जिसमें कमल, स्ट्रॉबेरी, ये सभी इसके उदाहरण हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तीसरा प्रकार आता है संगठित फल। और इसमें होता क्या है कि एक ही संपूर्ण जो पुष्प क्रम होता है और इस संपूर्ण पुष्प क्रम से पूर्ण फल का निर्माण हो जाता है, इससे एक फल का निर्माण हो जाता है और इसे कहते हैं संगठित फल, जिसमें उदाहरण है इसके अनानास, सहतूत, कटहल, बरगद, गुल्लर, अंजीर, ये संगठित फल के उदाहरण हो गए। और संगठित फल को हम आगे दो भागों में बांटते हैं, एक तो सोरोसिस और दूसरा है साइकोनस। सोरोसिस के उदाहरण है सहतूत, कटहल, अनानास। साइकोनस के उदाहरण है बरगद, गुल्लर, अंजीर। और इस प्रकार से हमने पुष्पों के प्रकार हैं वो हमने देख लिए हैं, फलों के जो प्रकार हैं कौन कौन से होते हैं उनके विषय में हमने देख लिया है। अब आगे हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं। फल पौधों के लिए लाभदायक होते हैं। फल पौधों के लिए लाभदायक होते हैं क्योंकि ये तरुण बीजों की रक्षा करते हैं। जो तरुण बीज बनते हैं उन बीजों की सुरक्षा वो फलों के द्वारा की जाती हैं, क्योंकि बीज के चारों ओर ही क्या होता है, फल का निर्माण होता है। ये बीजों के प्रकीर्णन में भी सहायता करता है। जैसे सामान्यतः हम जो फल फ्रूट दुकानों से लेकर के आते हैं और यहाँ पर घरों पर लाने के बाद, खाने के बाद जो बीज होते हैं वो हम बाहर डाल देते हैं। डालने के बाद जो बीज होते हैं वहाँ पर क्या हो जाते हैं, अंकुरित होकर के नए पादप का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से प्रकीर्णन में भी सहायता मिलती है। फलों व उनके उत्पादन के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, नीट की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। फलों व उनके उत्पादन से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं पोमोलॉजी कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि फल व उसके खाने योग्य भागों से संबंधित। एक तरफ क्या देते हैं, फलों के नाम दे देते हैं और एक तरफ उनके खाने योग्य भागों के नाम दे देते हैं, और मेल या मिलान वाले क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना रहती है। तो इनकी हम बात करते हैं। इस तरफ फल दे रखे हैं और इस तरफ खाने योग्य भाग दे रखे हैं। सबसे पहले हम आम की बात करें तो आम में मध्य फलवृत्ति खाने योग्य होती है। सेब में पूरा पुष्पासन, सेब में जो फल का निर्माण पुष्पासन से होता है तो पुष्पासन पूरा इसके लिए खाने योग्य होता है। नाशपाती में भी पुष्पासन के द्वारा फल का निर्माण होता है, तो नाशपाती में पुष्पासन होता है वो खाने योग्य भाग होता है। लीची की बात करें तो लीची में एरिल वाला जो भाग होता है वो खाने योग्य होता है। नारियल में भ्रूणपोष जो पाया जाता है, नारियल में भ्रूणपोष जो होता है वो खाने योग्य भाग होता है। अमरूद में फल भित्ति खाई जाती है, फल भित्ति खाने योग्य होती है। पपीते में भी जो मध्य फल भित्ति पाई जाती है वो खाने योग्य होती है। तो आम में मध्य फल भित्ति, सेब में पुष्पासन, नाशपाती में पुष्पासन, लीची में एरिल, नारियल में भ्रूणपोष, अमरूद में फल भित्ति और पपीते में मध्य फल भित्ति। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूंगफली। जो अन्य जो फल होते हैं उनके खाने योग्य भाग कौन से होते हैं। मूंगफली में हम बात करें तो मूंगफली में बीज पत्र व भ्रूण जो होता है ये खाने योग्य होता है, बीज पत्र व भ्रूण। काजू में बीज पत्र वो खाने योग्य भाग होता है। बेर में बाह्य व मध्य फलवृत्ति जो खाने योग्य होती है, बाह्य और जो मध्य फलवृत्ति होती है वो खाने योग्य होती है।
अनार की बात करें तो अनार में रसीले जो बीज चोल होते हैं, अनार देखो सामान्यतः हम खाते हैं तो उसमें जो बीज निकालते हैं और उन बीजों के चारों ओर जो कवर पाया जाता है उसमें रस भरा रहता है, तो रसीले जो बीज चोल होते हैं वो खाने योग्य भाग होते हैं अनार में। कटहल में सहपत्र, परिदल व बीज, सहपत्र, परिदल व बीज ये कटहल में खाने योग्य भाग होते हैं। भ्रूण में गेहूं में भ्रूणपोष खाने योग्य भाग होता है। धनिया जो होता है उसमें पुष्पासन व बीज खाने योग्य होता है। शरीफा जिसे हम सीताफल भी कहते हैं, शरीफा में फल वित्ती खाने योग्य होती है। सिंगाड़ा में बीज पत्र खाने योग्य होता है, सिंगाड़ा में। नींबू में रसीले रोम पाए जाते हैं, नींबू आपने देखा होगा अंदर जैसे इस प्रकार से इसमें बहुत सारे ऐसे रोम पाए जाते हैं, नींबू, संतरा है, मौसमी है, तो इसमें जो रसीले रोम होते हैं ये खाने योग्य होते हैं नींबू में। मध्य व बेल की बात करें, बेल जो होता है, बेल का जूस वगैरह निकालते हैं ना, तो इसमें मध्य व अंत फल वित्ती खाने योग्य होती है। टमाटर में फल वित्ती खाने योग्य होती है और जो बीजांडसन होता है ये खाने योग्य भाग होता है। सहतूत में सहपत्र, परिदल व बीज खाने योग्य भाग होते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, मूंगफली में बीज पत्र व भ्रूण, काजू में बीज पत्र, बेर में बाह्य व मध्य फल वित्ती, अनार में रसीले बीज चोल, कटहल में परिदल व सहपत्र, परिदल व बीज, गेहूं में भ्रूणपोष, धनिया में पुष्पासन व बीज, शरीफा में फल वित्ती, सिंगाड़ा में बीज पत्र और नींबू में रसीले रोम। इसके अलावा हम बात करें तो बेल में मध्य व अंत फल वित्ती, टमाटर में फल वित्ती एवं बीजांडसन, सहतूत में सहपत्र, परिदल व बीज। और इस प्रकार से आज इस वीडियो में हमने सबसे पहले तो परागण के विषय में देखा था और उसके बाद में फलों के जो प्रकार हैं उनके विषय में हमने बात की थी कि फल का निर्माण किस प्रकार से होता है, और इसके बाद में अलग अलग प्रकार के हम फलों के प्रकार देखे थे और फलों में खाने योग्य भाग कौन से होते हैं उनके विषय में हमने देखा था। नीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो ये टॉपिक पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।